Hi guys, I hope that you went through the first video in detail and you understood all the concepts that were discussed there. Now in the second part of this video, what we're going to look at is क्या steps and measures लिए गए हैं by the government in order to protect and conserve the forest and wildlife that we have in our country, right? So without wasting much time, let's quickly look at all the points which are there. Now firstly, we'll look at the steps that the government has taken to protect the wildlife. हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है इट इज़ कंपोज बाय वाइल्ड लाइफ एज वेल एज फॉरेस्ट. तो अभी हम लोग जो स्टेप्स देख रहे हैं, वी लुकिंग एट 5 स्टेप्स विच विल हेल्प अस इन प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ. पहला स्टेप जो है वो गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन पास किया था विच वॉज कॉल्ड द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. अब जब भी हम लोग एक एक्ट पास कर देते हैं तो उसके थ्रू उसका एक एजेंडा होता है. किसी भी लेजिस्लेशन का, किसी भी एक्ट का एक एजेंडा होता है. अब ये जो पर्टिकुलर एक्ट था उसका लॉजिक ये था दैट एक इंडिया लेवल के ऊपर वी वांटेड टू स्पेसिफाई अ लिस्ट ऑफ स्पीशीज़ दैट वी वांटेड टू प्रोटेक्ट. तो जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ थे विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, उन एनिमल स्पीशीज़ को हम प्रोटेक्शन देना चाहते थे. नाउ हाउ डिड वी वांट टू ऑफर दिस प्रोटेक्शन? ऑल दोज एनिमल्स विच वर लिस्टेड अंडर दिस एक्ट, उन एनिमल्स के रिलेशन में किसी भी तरीके का हंटिंग बैन कर दिया गया था. वी वर ट्राइंग टू गिव लीगल प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग लीगल प्रोटेक्शन दे रहे थे. तो इफ़ यू आर रिजर्विंग और इफ़ यू आर प्रोटेक्टिंग अ सर्टन एरिया विच बिलोंग्स टू पीपल ऑल्सो एज वेल एज वहाँ पे एनिमल्स को एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर आप उस एरिया को ईयर मार्क कर देना चाहते हो कि यहाँ पे किसी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, सो उसके पीछे एक लेजिस्लेशन का बैकिंग होना चाहिए जो इस पर्टिकुलर एक्ट ने दिया था. एंड लास्टली, जो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का जो भी ट्रेड होता है, कमर्शियल ट्रेड, उसके ऊपर हमें रिस्ट्रिक्शंस डालने थे, उसको हमें बैन करना था. ताकि अगर कमर्शियल वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की नहीं होगी, सो ऑटोमेटिकली ह्यूमंस विल स्टॉप इंटरफेयरिंग विद दोज पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीशीज़ एंड वी कैन सेव देम. So this was the first step wherein we talked about the Indian Wildlife Protection Act. This is very important for you guys. इस पे अच्छे से focus करना. The second point is talking about many wildlife sanctuaries and national parks were created. Now these wildlife sanctuaries and national parks have been created with an intention to breed these people in captivity. हम इनके natural habitat को किसी भी human interference से दूर रखना चाहते हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं कि इनका जो population है जो एक थ्रेट में आ चुका है, वी गिव देम टाइम टू ब्रीड इन कैप्टिविटी. उनके नंबर्स ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगे इफ़ दे हैव बीन गिवन एक्सटर्नल एड एंड प्रोटेक्शन, राइट. इफ़ यू लुक एट द थर्ड पॉइंट, जब हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया ना, तो ये तो एक ऑल इंडिया लेवल के ऊपर एक एक्ट बनाया गया था विच वॉज गिविंग प्रोटेक्शन टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़. बट नाउ इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ एंडेंजरमेंट, सारे ही के सारे स्पीशीज़ इक्वली एंडेंजर्ड नहीं है. देयर मे बी अ फ्यू स्पीशीज़ विच नीड इमीडिएट अटेंशन, जिनके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए. तो उन स्पेसिफिक स्पीशीज़ के लिए हम लोगों ने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू किया. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर और वन हॉर्न राइनो के अराउंड है, या कश्मीर स्टैक के अंदर हंगूल प्रोजेक्ट हम लोगों ने जो बनाया था. सो ऑल ऑफ दीज टारगेटेड प्रोग्राम्स वर डन विद एन इंटेंशन टू प्रोटेक्ट अ पर्टिकुलर स्पीशीज़. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मल्टीपल एनिमल स्पीशीज़ को कवर करता है. अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के नंबर्स को बढ़ाने के इंटेंशन से, और इफ़ यू वांट टू टेक अ सर्टन सेट ऑफ मेजर्स विच विल ओनली फोकस ऑन वन स्पीशीज़, सो यू हैड टू क्रिएट टारगेटेड प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स. तो वो भी गवर्नमेंट ने शुरू किया था. नाउ लास्टली, इफ़ वी टॉक अबाउट the major activities which are harming the biodiversity, so it is the human activities of hunting and their trade. तो जो हम लोग स्किन का ट्रेडिंग करते हैं, फ्लैश का ट्रेडिंग होता है, टीथ ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट एनिमल्स आर ट्रेडेड. सो ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़, उसके ऊपर फुल या पार्शियल कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दिया जा रहा था. सो वी वर ट्राइंग टू बैन ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़, वी वर ट्राइंग टू रेगुलेट ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़. तो जब इन एक्टिविटीज़ के ऊपर गवर्नमेंट अपना कंट्रोल इम्पोज करेगी, सो ऑटोमेटिकली जो है प्रोटेक्शन मिल जाएगा. Now the last point over here is we were trying to set up biosphere reserves for conserving flora and fauna. Now biosphere reserve is basically a larger area. National park and wildlife sanctuaries भी protected regions होते हैं, but biosphere reserves जो होते हैं they are much larger in terms of the coverage, in terms of the dimensions that they cover. और यहाँ पे हम लोग सिर्फ flora and fauna को protect नहीं करना चाहते, हम पूरे के पूरे ecosystem को protect करना चाहते हैं. Even if humans are a part of that ecosystem, we also want to retain their cultural identity. जैसे कुछ tribals होते हैं, वो tribals किसी एक specific area में रहते हैं, तो उस स्पेसिफिक एरिया का
ट्राइबल लोगों की जो आइडेंटिटी है उसको भी प्रिजर्व करना है, वहाँ का फ्लोरा एंड फौना उसको भी प्रिजर्व करना है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ मच लार्जर कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे हम लोग एनिमल स्पीशीज़, प्लांट स्पीशीज़ एज वेल एज ह्यूमन का कल्चर एंड हेरिटेज जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. 3 हमारा एजेंडा होता है व्हेन वी टॉक अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड दीज एरियाज आर एक्सट्रीमली ह्यूज. अगर गुजरात में बात करें तो गल्फ, हमारा जो कच्छ रीजन है, राइट, तो कच्छ इज़ एन एरिया विच कम्स अंडर द बायोस्फीयर रिजर्व, राइट. तो वहाँ पे हम लोग हमारी हेरिटेज, हम लोगों का जो स्किल है और हमारे जो आर्टिसंस है उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट ओवर देयर. आई होप ये जो हमारे 5 पॉइंट्स है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आपको समझ में आए हो. नाउ विल लुक एट the steps that the government has taken for protection of forest. Now specifically we can't technically regard them as steps as such, but जैसे हमने IUCN का classification देखा था, राइट, फॉर एनिमल स्पीशीज़, इसी तरीके से यहाँ पे जब हम लोग हमारे फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 3 तरीके से क्लासीफाई करके रखा हुआ है. सो दिस इज़ बेसिकली like all the forests that we have in our country are technically owned and managed by the government through the forest departments. ठीक है, अब इसमें 3 तरीके के कैटेगरीज डाल दिए गए हैं. फर्स्ट इज़ रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड इज़ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड थर्ड इज़ अनक्लास्ड या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. अभी जो रिजर्व फॉरेस्ट है ये वो फॉरेस्ट है जो ज़्यादातर, मतलब द मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेस्ट दैट वी हैव इन आवर कंट्री फॉल अंडर दिस कैटेगरी. अब यहाँ पे द मेन एजेंडा इज़ वी वांट टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ओवर हियर. और ये किस तरीके से किया जाएगा कि किसी भी तरीके का नेगेटिव ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इस एरिया में नहीं होना चाहिए. द लोकल ट्राइबल पीपल इन दिस एरिया कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट एज लॉन्ग एज दे आर नॉट हार्मिंग द बायोडाइवर्सिटी, राइट. क्योंकि जो ट्राइबल लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस इकोसिस्टम का पार्ट है और उनके वजह से कोई थ्रेट नहीं पहुंच रहा है इस इकोसिस्टम में, एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट के वजह से यहाँ पे थ्रेट पहुंचता है, तो वो रिजर्व फॉरेस्ट हो जाएंगे. मतलब ये एरिया जो है वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए रिजर्व्ड है जो उस एरिया को पहले से ही नेचुरली बिलोंग करते हैं. आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड इन दिस रीजन. किसी भी तरीके का फेलिंग ऑफ ट्रीज़, हंटिंग, ये सब अलाउड नहीं है बाय आउटसाइडर्स. अगर वहाँ के लोकल लोग अगर नॉन वेजिटेरियन है और वहाँ पे वो लोग हंटिंग कर रहे हैं विच इज़ नॉट हार्मिंग द पॉपुलेशन ऑफ दैट एंटायर स्पीशीज़, तो वो फिर भी चलेगा, राइट. सो वो रिजर्व फॉरेस्ट में आ गया. सेकंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है ये ऐसा एरिया है जहाँ पे ऑलरेडी डिप्लीशन होना स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे हम और फर्दर किसी भी तरीके का डिप्लीशन नहीं चाहते. तो यहाँ पे ज़ीरो ह्यूमन एग्जिस्टेंस हम लोग रख रहे हैं. तो इट इज़ अ मोर स्ट्रिंजेंट और अ मोर स्ट्रिक्ट एरिया इवन इन कंपेरिजन टू रिजर्व फॉरेस्ट, राइट. क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिप्लीशन हो चुका है, हम उसको और वर्सन नहीं करना चाहते. सो वी आर डिक्लेयरिंग दिस एरिया एज अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. यहाँ पे किसी भी तरीके का ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो ट्राइबल्स का हो, आउटसाइडर्स का हो, किसी का भी हो, कुछ भी अलाउड यहाँ पे नहीं होगा. एंड द लास्ट कैटेगरी इज़ अनक्लास्ड फॉरेस्ट. यहाँ पे बोला दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़. तो ज़रूरी नहीं है कि सारे एरियाज़ के ऊपर गवर्नमेंट खुद का कंट्रोल इम्पोज करे. कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है नहीं, वेस्टलैंड है जहाँ पे ज़्यादा कुछ कल्टीवेशन ग्रो नहीं होता, वहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट फ्लोरा एंड फौना फॉल नहीं होते जिसको प्रोटेक्शन की ऐसा ज़रूरत पड़े, तो वो सब अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आ जाएगा. मेन 2 चीज़ें हमारे लिए क्या थी, रिजर्व्ड एज वेल एज प्रोटेक्टेड. तो ये दोनों चीज़ों को आपको समझना है. नाउ देयर इज़ वन इंपॉर्टेंट की टर्म विच इज़ मैंशनड in your book which refers to permanent forest estates, राइट. और परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स जो है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. तो जो इंपॉर्टेंट ऊपर हमने 2 फॉरेस्ट कवर किए थे ना, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड, इन दोनों ही एरियाज़ को अगर हम लोग ऐड कर दें तो उस दोनों एरिया को हम लोग परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स के नाम से जानते हैं. अगर आप सामने क्वेश्चन देखोगे तो आपको लिखा हो दिखेगा आपको दैट रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर रेफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स मेंटेन्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. तो हम लोग यहाँ पे इस परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स में से फॉरेस्ट्री भी करना चाहते हैं, बट इट शुड बी डन इन सच अ वे सो दैट फर्दर डैमेज इस एरिया को ना हो. जैसे आज अगर कोई ट्री नेचुरली विदर हो रहा है और उस ट्री का जो बार्क है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इफ़ इट इज़ इन्फेस्टेड विथ लेट्स जस्ट से वाइट एंड्स, ऑल ऑफ दैट देन कैन बी यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ यूजिंग एज फायरवुड. या फिर अगर हमें टिम्बर कलेक्ट भी करना है तो जो ओल्ड ट्रीज़ हैं, राइट, उन ओल्ड ट्रीज़ में से हम लोग जो डेड ब्रांचेस हैं उन सबको यूज़ कर सकते हैं. टेक्निकली वी आर नॉट टेलिंग यू और द गवर्नमेंट इज़ नॉट ऑफ द इंटेंशन कि आप किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज मत हो. यू कैन एंगेज इन टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विदाउट एक्चुअली क्रिएटिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. दैट इज़ द मेन एजेंडा ओवर हियर.
ठीक है ना। उसके नीचे देर इज़ वन मोर डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट विच इज़ फेयरली ईजी, सो आई विल नॉट गो इन टू डिस्कसिंग, क्योंकि वो जो ऊपर हमने पॉइंट डिस्कस किया उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी है। नाउ यू कैन गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट था वो क्लासिफिकेशन के अंदर ही सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ नथिंग मेजर ओवर हियर। द 3 क्लासिफिकेशन, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ गो थ्रू दैट। नाउ इफ़ यू लुक एट द नेक्स्ट थिंग, अब प्रोटेक्शन या जो भी हम लोग कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एज इंडिविजुअल्स यू एंड मी आर अ पार्ट ऑफ द लार्जर कम्युनिटी। इफ़ वी आर एन्जॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ आर इकोसिस्टम एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोडाइवर्सिटी फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस, हमारी भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आती है कि हम लोग भी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने में, प्रोटेक्ट करने में कुछ हेल्प करें, कुछ योगदान दें, राइट। सो लेट्स लुक एट क्या क्या चीज़ें हुई है। तो कम्युनिटी लेवल के ऊपर इंसानों ने भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया है फॉर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, जिसके हमें एग्जांपल्स जो है वो स्टडी करना है। इफ़ यू लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, इट सेज सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, द विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो काफ़ी जगह पे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अगर वो किसी रिजर्व्ड या प्रोटेक्टेड जोन में नहीं आता तो लोग क्या करते हैं, उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। But at the same time, if the people of a particular area come together and raise their voice that something wrong is happening, then we can certainly take the government's help and stop all of these malpractices that are happening over there. तो villagers ने क्या किया, villagers खुद जो है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, इस हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर वॉलंटरीली कमिंग टुगेदर टू सेव दिस एरिया फ्रॉम द माइनिंग एक्टिविटी, सो दैट जो हैबिटेट है उस एरिया का फॉर द वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ वो प्रोटेक्ट वो लोग कर सकें, ठीक है। द सेकेंड इज द इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज भैरोदेव दकाव सेंचुरी, डिक्लेयरिंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। सो लॉजिकल बात यहाँ पे हम लोगों को जो समझना है वो काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट का एरिया है जो पहले गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड या रिजर्व जोन में डिक्लेयर नहीं किया गया है। सो दे हैव डिक्लेयर्ड दिस एरिया एज अ सेंसिटिव जोन देमसेल्व्स। वहाँ पे वो किसी भी तरीके का हंटिंग जो है वो अलाउ नहीं करते, एनक्रोचमेंट एज इन कोई भी बाहर का इंसान उस एरिया में आ नहीं सकता। दिस इज़ अ प्रोटेक्टेड जोन। इफ़ यू आर फाउंड टू बी इन दैट एरिया विदाउट प्रायर परमिशन, विदाउट अप्रूवल, तो यू आपके अगेंस्ट हम लोग कुछ एक्शन ले सकते हैं, एज इन द पीपल देयर कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू बिकॉज दे हैव क्रिएटेड देयर ओन सेट ऑफ रूल्स दैट नो आउटसाइडर्स आर अलाउड इन दिस एरिया। तो राजस्थान में 2 चीज़ें हम लोगों ने देखी, पहला सरिस्का टाइगर रिजर्व वाला एग्जाम्पल एंड सेकेंड इज़ भैरोदेव दकाव सेंचुरी, राइट। फिर चिपको मूवमेंट के बारे में हम सबको पता है, सुंदरलाल बहुगुणा, एंड दिस मूवमेंट इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट। उन्होंने क्या किया था, दे वर ट्राइंग दिस वॉज डन इन द हिमालयाज़, और वहाँ पे दे वर सक्सेसफुल इन रेजिस्टिंग डिफॉरेस्टेशन। उन्होंने डिफॉरेस्टेशन को रोका, एंड एट द सेम टाइम इट्स नॉट जस्ट स्टॉपिंग डिफॉरेस्टेशन बट ऑल्सो प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ कम्युनिटी लेवल एफॉरेस्टेशन। तो हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना नहीं है, हमें इसका नेगेटिव इफेक्ट को रिवर्स करना है बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज व्हेन ऑल ऑफ अस टुगेदर, व्हेन इट्स लाइक सी वन पर्सन कांट रियली क्रिएट अ बिग डिफरेंस, बट इफ ऑल द पीपल जस्ट टेक वन स्मॉल स्टेप एट द लेवल ऑफ अ कम्युनिटी टुगेदर, वी कैन क्रिएट अ वेरी ह्यूज चेंज. Right, that's exactly what the Chipko movement was trying to propagate. Now, if we talk about the fourth example, farmers and citizen groups like the Beej Bachao Andolan in Tehri and Navdanya have shown that adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals is possible and economically viable. अब ये जो logic है इसको थोड़ा समझ लेते हैं. Now, what happens is because we are trying to cut down areas, we are trying to cut down forest, we are utilizing those areas for agriculture. चलो एक जगह पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो we are just changing the form of vegetation which grows on that piece of land. But if you are trying to do it at a commercial level, sometimes we depend on chemical fertilizers which is spoiling not just that area but it is also having a lot of negative impact in the overall ecosystem as such. तो chemical fertilizers का health पे तो negative impact आज हम लोग recognize कर ही चुके हैं, but even the entire ecosystem gets disturbed as a result of which these regions have diversified their crop production but choosing to adopt organic techniques of enhancing their crop productivity. तो फर्टिलिटी हर किसी को चाहिए, हम लोगों को पेस्टिसाइड्स भी चाहिए ताकि हम लोग हमारे क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकें, बट हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस को अपनाकर केमिकल्स को अवॉइड करके फार्मिंग करना इन लोगों ने शुरू किया है,
right? So now all of this is very factual. All the keywords which are important for you have been clearly highlighted here, so you could take a look at all of these 4 points. Now there is one important question specifically which is referred to as the joint forest management program. तो ये जो joint forest management program जो है वो उड़ीसा में शुरू हुआ था in 1988. Now technically ये joint forest program है क्या? So technically when we talk about joint forest management, it is not just the government's responsibility, but it is also the responsibility of the community to come forward and help in the process of trying to restore the areas which have been depleted or restore the areas which have been degraded. तो ये जो प्रोसेस है इसमें हम लोगों ने किया क्या था, द पीपल गॉट टुगेदर एंड क्रिएटेड इंस्टीट्यूशंस. अभी इंस्टीट्यूशंस जो क्रिएट किए जा रहे थे they were working synchronized in a synchronized manner with the forest department. गवर्नमेंट के से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम तो कर ही रहा है, बट साथ साथ जब कम्युनिटी लेवल के ऊपर हम इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, राइट. एंड सेकेंडली दीज इंस्टीट्यूशंस वर ऑल वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स व्हाट द रिस्टोरेशन ऑफ द डिग्रेडेड और डिप्लीटेड फॉरेस्ट्स. ठीक है, अब इस चीज़ के 2 फ़ायदे हो रहे थे. पहला फ़ायदा ये था कि ये जो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं इन प्रोसेस के अंदर, उन लोगों को बेनिफिट्स दिए जा रहे थे कि जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जस्ट बिकॉज यू आर हेल्पिंग इन मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, जो नॉन टिम्बर है, नॉन वुड वाले जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है वो आपको दिए जाएंगे. यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दैम. अगर उसका कोई कमर्शियल बेनिफिट मिलता है तो आप उसको मार्केट में जाके बेचो, उससे पैसा बनाओ. यू डिज़र्व टू डू दैट बिकॉज आपने कहीं ना कहीं हेल्प किया है टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन प्रिजर्विंग दिस इकोसिस्टम, राइट. सेकेंडली जो भी टिम्बर वो लोग सक्सेसफुली प्रोटेक्शन में निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट. जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था व्हेन वी स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, वी टॉक्ड अबाउट द परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स एंड हाउ वी वर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट टिम्बर फ्रॉम देयर ऑल्सो. तो जैसे सेफ जोन में सेफ तरीके से अगर आप टिम्बर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, सो दीज पीपल वर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ शेयर ऑफ द टिम्बर विच वॉज प्रोक्योर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, राइट. सो पहले उनको एक शेयर मिलेगा एंड बाकी जो है वो सक्सेसफुली हम बाद में आगे मार्केट्स में सेल करेंगे या उससे कमर्शियल गेन्स जो है हम लोग जनरेट करेंगे. आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू. नाउ वी कम टू वन इम्पॉर्टेंट बॉक्स. अभी इसके आगे का जितना डिस्कशन हमारा है ना, दीज आर गोइंग टू बी स्मॉल बॉक्सेस विच आर देयर इन योर चैप्टर एवरीवेयर. उसमें से कौन से की पॉइंट्स है वो सब मैंने यहाँ पे एक अच्छे तरीके से जो है वो फॉर्मेट करके रखे, स्ट्रक्चर करके रखें, सो दैट बिकम्स ईजी फॉर यू टू रिमेंबर दीज थिंग्स. आई विल ऑल्सो बी सेंडिंग द डॉक्यूमेंट विच I have prepared over here on your group so that you can refer to those notes before your school exams whenever they occur. ठीक है. Now let's look at the topic called sacred groves. अब नेचर वर्शिप जो है, ठीक है, सेक्रेड मतलब क्या, पवित्र, एंड ग्रोव्स मतलब क्या, जहाँ पे यू हैव दिस फॉरेस्ट. सो सेक्रेड ग्रोव्स इज़ बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे हम लोग फॉरेस्ट्स को भगवान का दर्जा देते हैं. सो नेचर वर्शिप हैज़ ऑलवेज बीन एग्जिस्टेंट इन टू आर, if you look at our past, if you look at the way in which our different traditions and cultures have occurred in our country. जैसे अगर सिंपल एग्जांपल दूँ तो बीइंग अ गुजराती, आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट बी अवेयर अबाउट वड सावित्री, right? These women, they go round and round across a tree for the health and long life of their husbands. तो ये सब है क्या, हम लोग भगवान का दर्जा नेचर को दे रहे हैं एंड उस नेचर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उसको वर्शिप करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट. अब इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा अगर हम लोग देखने जाएँ तो हमारे कंट्री के अंदर ऐसे फॉरेस्ट है जहाँ पे किसी भी तरीके का लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है. We refer to these places as virgin forest or sacred groves which are left untouched by the local people. And यहाँ पे किसी भी तरीके का interference ban किया गया है. People have accepted these places to be holy. They worship these trees, they worship these regions, and they don't want any kind of you may say involvement or interference of human beings and human activities in these areas. Not just forest as such, but even if we'll talk about springs, mountain peaks, plants, animals. जैसे आज हम लोग अगर देखने जाए तो काऊ को हम लोग हिंदूज़ बहुत होली मानते हैं, राइट. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए वो एक एनिमल है. तो सेम तरीके से व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ दे आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर
इनटू अ प्रोसेस जहाँ पे हम उनको इतना भगवान का दर्जा दे रहे हैं ताकि उनको कुछ हार्म ना पहुँचे। अब हम लोग प्लांट स्पीशीज़ को कैसे वर्शिप करते हैं, तो मुंडाज एंड संथल ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ एंड कदम ट्रीज़। तो ये जो हमारे ट्राइब्स हैं मुंडाज एंड संथल्स, ये दो ट्राइब्स हैं जो छोटा नागपुर रीजन में है, दे वर्शिप ट्रीज़ लाइक महुआ एंड कदम। Tribals in the Odisha and Bihar region worship tamarind and mango trees during weddings. तो महुआ ट्री है, कदम ट्री है, tamarind and mango, all of these trees are found to be very holy by a lot of tribes. तो जब किसी चीज़ को होली माना जाता है, किसी को पवित्र माना जाता है, तो नेचुरली हम उस एरिया को, उसके रीजन को हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। अब एनिमल स्पीशीज़ की भी अगर हम लोग बात कर लें तो काफ़ी जगहों पे मकाक्स एंड लंगूर्स, technically types of monkeys, they are fed daily in various temples. तो काफ़ी ज़्यादा temples के आसपास ये काफ़ी ज़्यादा monkeys होते हैं, उन लोगों को जो है वो temple के devotees की तरह ही माना जाता है. So everyone who is coming there to pay their respects to God, they treat them equally, just as equally as a human being. तो हम लोग उनको भगाते नहीं हैं, उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है. They are fed daily. मोर देन दैट, इफ़ यू टॉक अबाउट द बिश्नोई विलेज ऑफ राजस्थान, तो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक बक्स, नीलगाय, पिकॉक्स, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. दे आर अलाउड टू फ्रीली को एग्जिस्ट अराउंड टेम्पल्स, विद इन लोकेलिटीज़, विद इन कम्युनिटीज़, और सब लोग उनको प्रोटेक्ट करते हैं. नो बडी इज़ गोइंग टू मिस यूज़ देम और गोइंग टू हार्म देम इन एनी विच वे. इनफैक्ट अगर कोई बाहर का पर्सन आके कुछ नेगेटिव एक्टिविटी कर रहा है या फिर उनको हार्म कर रहा है, तो द कम्युनिटी विल स्टैंड अप अगेंस्ट दोज मैल प्रैक्टिसेस एंड दोज wrongful activities and will protect these species as well, right? तो sacred groves का जो portion है वो यहाँ तक आपको cover करना था. Now when we talked about the government measures for the protection of wildlife, we had specified about projects, right? तो गवर्नमेंट क्या करता है, स्पेसिफिक स्पीशीज़ को टारगेट करने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स बनाता है. उसी तरीके का एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है विच इज़ प्रोजेक्ट टाइगर. अब ये प्रोजेक्ट टाइगर अपना जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके जस्ट एक साल बाद लॉन्च हुआ था, विच इज़ इन 1973. अब यहाँ पे व्हाट डिड वी डू थ्रू दिस प्रोजेक्ट, हम लोगों ने टाइगर पॉपुलेशन को मैप किया था इन 1989 एंड वी क्रिएटेड 27 टाइगर रिजर्व्स. एक ऐसे रीजन्स जहाँ पे टाइगर्स अपने नेचुरल हैबिटेट में हैं उनको प्रोटेक्टेड रीजन्स में कन्वर्ट कर दिया गया, जहाँ पे किसी तरीके का हंटिंग या ह्यूमन इंटरफेरेंस बैन कर दिया गया था, राइट. यू हैड टू टेक गवर्नमेंट परमिशन बिफोर एंटरिंग दोज प्लेसेस. नाउ द टाइगर कंजर्वेशन, ये जो हमारे टाइगर रिजर्व्स जो थे ना, इट कवर्ड एन एरिया कंसिस्टिंग ऑफ 37,761 किलोमीटर्स. तो काफ़ी ज़्यादा एरिया हम लोगों ने डेजिग्नेट कर दिया फॉर टाइगर रिजर्व्स, विच इज़ अ गुड थिंग. द मेन एजेंडा ऑफ अ ईयर वॉज वी वॉन्टेड टू प्रिजर्व दिस एंडेंजर्ड स्पीशीज़. टाइगर जो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था. Main idea, designate an area, help to increase the number of the tigers. That is the core thing that you have to remember over here. अब यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ यू टॉक अबाउट डिफरेंट रीजन्स जो है 27 टाइगर रिजर्व्स में आते हैं, तो उसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुंदरबन, बंधावगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व एंड पेरिया टाइगर रिजर्व. ये out of the 27, these are the important ones. Now I don't really know if your school has also specified कि आप लोगों को इसमें से मैप वर्क पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, बट आई वुड रेकमेंड यू कि अगर ये जो सारे हम लोगों ने अलग अलग नाम यहाँ पे देखे हैं, आई वुड वांट यू गाइज टू मेक अ मैप एंड मैप के ऊपर ये सारी चीज़ें मार्क कर लो. इफ़ यू कांट फाइंड इट, डू लेट मी नो. आई विल क्रिएट अ मैप एंड सेंड इट अक्रॉस टू यू ऑन द ग्रुप. बट अगर हो सकता है, इफ़ यू हैव योर ग्रेड 9 वाला टेक्स्ट बुक, राइट, इन ग्रेड 9 टेक्स्ट बुक ऑल्सो यू हैड द सेम काइंड ऑफ अ टॉपिक इन द लास्ट चैप्टर. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वाला जो चैप्टर था उसमें भी हम लोगों ने मार्क किया हुआ था. सो इन केस यू कैन फाइंड दैट, रेफर टू इट. इफ़ यू कांट, ड्रॉप मी अ मैसेज, आई विल सेंड यू द मैप फॉर दिस. ऑलराइट. अब उसके बाद देर आर 3 क्वेश्चंस विच वी शुड बी कवरिंग. पहला है गिवन अकाउंट ऑफ द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया. तो फॉरेस्ट कवर जो हमारा है ना, हम लोगों को देखना है दैट हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है, आई थिंक वी कवर्ड दिस ऑल्सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ जोग्राफी वाले चैप्टर में भी हमने कवर किया था, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले में, वेर इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 स्पेसिफाइज दैट वी शुड हैव एटलीस्ट 33% ऑफ एरिया कवर्ड इन द फॉरेस्ट. बट एक्चुअल देखने जाए तो सिर्फ 24.16% है.
राइट. अब ये जो है इट इज़ अ नेगेटिव थिंग एंड वी शुड एक्चुअली पुट इन एफर्ट्स टू इंक्रीज दिस एरिया. एंड गवर्नमेंट ने अपने एंड से एफर्ट्स डाले हैं, लोगों ने सपोर्ट किया है. सो अकॉर्डिंग टू द स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2015 द डेंस फॉरेस्ट कवर हैज़ इंक्रीज्ड. तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिला है. एंड इसके पीछे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? कंजर्वेशन मेजर्स, मैनेजमेंट इंटरवेंशंस एंड प्लांटेशंस बाय डिफरेंट एजेंसीज, बी इट NGOs, बी इट द कम्युनिटी विच इज़ पार्टिसिपेटिंग प्रोएक्टिवली, और बी इट द गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स. तो सब लोगों के पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस के वजह से वी कैन सी दैट द डेंस फॉरेस्ट कवर इज़ इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2015. ठीक है. सो दिस वॉज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. द नेक्स्ट इज़, जिस तरीके से हमने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देखा, उसी तरीके से यहाँ पे हिमालयन यू के बारे में हम लोगों को कुछ बात करनी है. देयर इज़ वन स्मॉल बॉक्स विच इज़ गिवन ओवर देयर. नाउ हिमालयन यू टेक्निकली इज़ अ प्लांट स्पीशीज़ है, मेडिसिनल प्लांट का स्पीशीज़ है, जिसके अंदर से केमिकल कंपाउंड निकलता है, समथिंग नोन एज टैक्सॉल. ये जो टैक्सॉल है इट इज़ यूज्ड इन क्रिएटिंग एंटी कैंसेरियस ड्रग्स. तो कैंसर की ट्रीटमेंट में ये पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट जो है उसका यूज़ किया जाता है. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ मेडिसिनल कंपनीज एंड everyone is coming here and is trying to exploit the reserves of this पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज़ जो इसी एरिया में पाया जाता है. राइट. तो काफ़ी ज़्यादा यू ट्रीज़ जो है उन लोगों को एक्सप्लॉइट करते करते वो ट्रीज़ कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं. अभी ये एंडेंजर्ड क्लासिफिकेशन में आ चुका है. एंड इट में अगर ये इसी तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते रहे, देयर इज़ अ गुड चांस दैट दिस में ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट. नाउ दिस इज़ बेसिकली फाउंड इन द हिमालयन रीजन्स. हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इन सब एरियाज़ में पाया जाता है. राइट. So you have to remember which particular tree is important for the anti-cancer drug. So you'll have to remember the Himalayan yew, medicinal plant है, chemical compound का नाम है Taxol. Right? Then we come to the last part which is talking about the Asiatic cheetah. तो Asiatic cheetah जो हमारा है, we all know that cheetah is the fastest land mammal which we have. And बहुत लोग उसको confuse कर लेते leopard से. Right? But if you clearly look at the eyes and the lines which have been created from the nose, so एक tear drop shape का line होता है. So if you look at the eyes and the dark background around these eyes, you can clearly identify or differentiate a cheetah and a leopard. Now cheetahs are definitely found across Africa and Asia. इंडिया में भी cheetahs पाए जाते थे, लेकिन इंडिया के हैबिटेट में से वी हैव सीन दैट वी कैन नो मोर फाइंड चीता इन द नेचुरल हैबिटेट विद इन आवर कंट्री. राइट. नाउ एज आई सेड प्रीवियसली ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि चीता यहाँ पे आपको जू में या कैप्टिविटी में नहीं दिखेगा. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट नेचुरल एनवायरनमेंट में चीता दिखना बंद हो चुका है. एंड वी हैव डिक्लेयर्ड दिस स्पीशीज़ ऑफ एशियाटिक चीता एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया सिंस 1952. तो 1952 से इंडिया के अंदर चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है. ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट. मोस्टली जितना भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब मैंने समराइज़ कर ली और कंप्लीट कर ली है. I hope that with this a lot of things are clear to you and this video lecture is actually helping you. I'll put these notes onto your group. I will also be providing you a worksheet which has MCQ questions and more or less बाकी सारी चीज़ें इसमें cover हो ही गई है. Right? So that will pretty much be all for this particular class.